बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ काफ़ी अरसा से कर दिया हुआ है, तो हम भी अप्लाइड मैकेनिक्स PHY 212 जो कि DAE मैकेनिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसे स्टडी कर रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर तक अपने 5 चैप्टर हमने स्टडी कर लिए, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, हमने थ्योरी को यहाँ पे डिस्कस किया, उनके कॉन्सेप्ट्स हमने समझे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको उन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो आज हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करेंगे जो कि है फ्रिक्शन पर। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन के लॉज क्या हैं, फ्रिक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे पास फिनोमिनाज होंगे हम उन सब को यहाँ पे स्टडी करेंगे इस चैप्टर में और उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जल्दी से अपने नोटपैड और पेंसिल्स निकाल लीजिए और जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर क्लिक करे ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 जो कि नाम से ही जाना जा रहा है कि फ्रिक्शन, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या होती है। तो फ्रिक्शन बेसिकली जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर हरकत करती है तो उनमें एक तीसरी मुखालिफ सिमत में एक फोर्स जनरेट होती है जो मुखालिफ सिमत में होती है और हरकत को रोकने की कोशिश करती है। वो जो फोर्स होती है ना, तीसरी फोर्स मुखालिफ सिमत वाली, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन बोलते हैं। इसकी सादा लफ्ज़ों में हम डेफिनेशन यूं कर सकते हैं कि जब एक जिस्म किसी दूसरे जिस्म पर हरकत करता है तो इनमें एक नई कुव्वत पैदा होती है, एक नई कुव्वत जो कि हरकत की मुखालिफ सिमत में होती है और हरकत को रोकने की कोशिश करती है, उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट, लॉज ऑफ फ्रिक्शन के फ्रिक्शन के कवानीन क्या हैं, किन कानूनों और किन असूलों पर फ्रिक्शन अमल करती है। तो फ्रिक्शन जो हमारी फोर्स की सिमत होती है उसके अपोजिट सिमत में होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मुखालिफ सिमत में होगी। उसके बाद जो फ्रिक्शन होती है वो किसी भी बॉडीज के एरिया पर डिपेंड नहीं करती। फिर जो हमारी फ्रिक्शन होती है वो खुरदरेपन पर डिपेंड करती है बॉडीज के। जितना बॉडीज आपस में जितनी ज़्यादा रफ होंगी सरफेसेस उतनी फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आप देखें, सिंपल सी बात है, हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, इसके ऊपर मैं कोई चीज़ को मूव करूंगा तो कम फ्रिक्शन होगी। ठीक है, अगर यही रफ सरफेस होगी, रफ सरफेस पे मैं किसी चीज़ को मूव करूंगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के तौर पे भी फोर्स ज़्यादा लगेगी, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। इसी तरह जो हमारी फ्रिक्शन जो इंतहाई लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ये हम लोग स्टडी करेंगे क्या होते हैं, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी तरह जो हमारी रेस्ट फ्रिक्शन होती है, सुकूनी फ्रिक्शन, वो हरकी फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। तो ये तो थे कुछ लॉज ऑफ फ्रिक्शन। बाकी आप बुक स्टडी करें, आपकी बुक पे काफ़ी सारे पॉइंट्स मेंशन हैं। मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की थी कि आप इंजीनियर सैफुल्लाह की बुक बाज़ार से ख़रीद लें, PHY 212 जो कोर्स होगा, वो बुक काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी आपके लिए और वो बहुत अच्छी और मुफीद बुक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, तिरछी सतहें या झुकाव वाली सतहें। अब इंक्लाइंड प्लेन क्या होते हैं? ऐसी सतहें या ऐसे प्लेन जो एक्स एक्सिस के साथ कोई जाविया बना रहे हों, इंक्लाइंड प्लेन या इंक्लाइंड सरफेसेस हम उन्हें बोलते हैं। जैसा कि ये देखें, ये मेरे पास क्या है जी, एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास लेट्स सपोज कोई एक प्लेन है। ठीक है, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर मैंने ये कोई बॉडी प्लेस की है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी इंक्लाइंड है। किस सूरत में? कि अगर वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोई जाविया, कोई एंगल बना रही हो तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी इंक्लाइंड सरफेस है।
बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? कहते हैं जी फ्रिक्शनल फोर्स की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार जो किसी बॉडी को हरकत देने के लिए दरकार होती है वो क्या कहलाती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम उर्दू में इंतहाई फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, हम जो फोर्स लगा रहे होते हैं ये उसके अपोजिट होती है और उस फोर्स के ही बराबर होती है। अब नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम अमूदी रद्द-ए-अमल भी बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? देखें, जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर को पड़ी है तो उसका जो वेट होता है वो नीचे की तरफ अमल करता है। ठीक है, लेट्स सपोज एक टेबल पे बुक रखी है हमने, तो उस बुक का जो वेट है वो टेबल पर नीचे की तरफ अमल करेगा। उसके नतीजे में टेबल एक रिएक्शन फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, वो जो फोर्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। देखें, ये एक बॉडी है, लेट्स सपोज जी ये एक टेबल पर ही पड़ी हुई है। अब इस बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये टेबल, ये जो सरफेस है, ये रिएक्शन के तौर पे एक फोर्स लगाती है जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। अब चूंकि ये इस फोर्स के अमूदन होता है, ठीक है, प्लेन जो हमारे पास एक्सिस है उसके अमूदन होता है, तो इसलिए हम इसको अमूदी रद्द-ए-अमल भी बोल देते हैं। अब देखें, बेसिकली अगर तो ये इंक्लाइंड सरफेस ना हो तो हमारा ये जो आर एन होता है ये बराबर होता है डब्ल्यू के। तो वेट हमें पता है कि बराबर होता है एम जी। गॉट इट। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम लोग रगड़ का म्यार भी कहते हैं, कहता है कि दो बॉडीज के दरमियान इंतहाई फ्रिक्शन और अमूदी रद्द-ए-अमल के दरमियान निस्बत को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ का म्यार बोलते हैं। इसको हम लोग म्यू से जाहिर करते हैं। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये देखें, ये हमारे पास क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडिंग बाय नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान निस्बत को हम लोग रगड़ का म्यार, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसको हम लोग म्यू से जाहिर करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, ये जो है इसका यूनिट भी न्यूटन, इसका यूनिट भी न्यूटन, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ये एक यूनिटलेस वैल्यू है। अब अगर मैं इस आर एन को म्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो हमारे पास फार्मूला निकल आएगा F इज इक्वल टू म्यू आर एन। ठीक है, अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो हमारे पास आर एन है वो बिल्कुल इक्वल होता है W के। ये जस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होगा। उसकी सतह अगर होगी तो आर एन इक्वल टू डब्ल्यू होगा। अगर इंक्लाइंड सरफेस आ जाएगी तो आर एन की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है एक बात। तो इस आर एन की जगह मैं ये डब्ल्यू लिख सकता हूं, तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब हमें पता है कि W बराबर होता है mg के, तो इस W की जगह mg मैं लगा लूं तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। हमारा आज का लेक्चर बेसिक्स पे था।
इसलिए हमारा ये थोड़ा शॉर्ट लेक्चर होगा, तो आप लोग लेक्चर्स को साथ साथ तैयार करते रहें, क्योंकि आगे इसके जितने भी टॉपिक आएंगे उनमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो आपको इनका पता होगा तो आपको फर्दर समझ आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ आप लेक्चर प्रिपेयर करते रहा करें। तो आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 6 का बाकायदा आगाज़ किया। चैप्टर नंबर 6 में हमने अब तक क्या क्या सीखा? हमने सीखा जी फ्रिक्शन क्या होती है, हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन स्टडी किए, फिर हमने इंक्लाइंड प्लेन को देखा कि ऐसी सरफेसेस जो उफ़क़ी सतह के साथ कोई जाविया बनाती हैं इंक्लाइंड सरफेसेस कहलाती हैं। फिर हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन को स्टडी किया, फिर हमने नॉर्मल रिएक्शन देखा, नॉर्मल रिएक्शन को हमने समझा कि ये क्या होता है। फिर हमने अपना लास्ट टॉपिक स्टडी किया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के हमारे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आप हमारे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।